बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक इंसाफ है उसको सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की इतनी फ़िक्र क्यों है, क्योंकि जो हुकूमती ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर जो चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो 26वीं आइनी तरमीम में उसको तब्दील किया गया है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक अनअनाउंस्ड, एक गैर एलानिया अंडरस्टैंडिंग है, वो यही है कि सीनियर तरीन जो जज हैं उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन अब एक तरफ तहरीक इंसाफ ने जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है उसके इजलास में शिरकत से माजरत कर ली, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी कि अगर आपने सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो फिर हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो सूरत हाल क्या है, और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके बाद एक फ़रीक जो है वो ये जो जुमा आ रहा है वो उस दिन यौम नजात मना रहा है, और एक और फ़रीक जो है वो यौम तशक्कुर मना रहा है, और इसकी एक पहली कैजुअल्टी के तौर पे BNP मैंगल के सेनेटर कासिम रोंजो साहब भी सामने आ गए हैं, जिन्होंने आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपना इस्तीफ़ा भी जमा करा दिया। तो आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब और तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, जो कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी वाले दिन सेनेट में मौजूद थे। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, जो पहली कैजुअल्टी है सेनेटर कासिम रोंजो साहब, उन्होंने आज अख्तर मैंगल साहब के साथ एक मीडिया टॉक में क्या बताया, ज़रा सुनिए। यहाँ जो हाकिम है उनकी चलती है, उनके फैसले चलते हैं, वो फैसले करवाते हैं और अमल भी करवाते हैं। सब चीज़ें तफसीलात कोई ख़ास नहीं है। ये ज़ोरावर लोग थे, जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ, 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया, और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। ये उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इसी किस्म की बातें रही। आपका मोबाइल फ़ोन और जो टीवी अखबार तक एक्सेस, सोशल मीडिया तक एक्सेस, सब कुछ बंद किया? ये तो शुरू से ले लिए, जेब से निकाल लिए। पहले आधे घंटे नहीं, 15 मिनट में मेरे ले लिए वो। तो ये थे जी सेनेटर कासिम रोंजो साहब, जिन्होंने कि आज सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल वाडा साहब, अब आप भी सेनेटर हैं और कासिम रोंजो साहब भी सेनेटर थे। 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया उन्होंने, पार्टी ने कहा तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुमने ये इस्तीफ़ा जो है प्रेशर में दिया है, और उन्होंने कहा हाँ प्रेशर में दिया है, और पूरे मीडिया के सामने सारी स्टोरी बना के उन्होंने खुदा हाफिज़ कह दिया। तो ये दाग नहीं लग गया 26वीं आइनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि इस मुल्क के अंदर नोट और वोट कभी पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फ़र्ज़ कर ले मैंने पैसे ले लिए और मैं गायब हो गया हूँ, और अब मुझे सिंपैथी वेव भी चाहिए और मुझे पॉपुलैरिटी वेव भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा मेरा बाप उठा लिया, बच्चा उठा लिया, चचा उठा लिया, दादा उठा लिया, लेकिन उस उठाने की कोई शवायद नहीं है। ठीक है, तो ये तो आज से नहीं हो रहा, 65 साल से हो रहा। और ये चीज़ें अगर 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हो जाती, जो PTI ने भी सारा ड्रामा किया, वो भी अगर 1 दिन पहले ही भी बोलते कि इस सेनेट के अंदर सब लोग जमा हैं, पकड़े गए, कितनी देर होती निशानदेही करने की, फिर उन्होंने बताया कि नाखून निकाल दिए, प्लास से सीना खींच दिया, कान में तेज़ाब डाल दिया, आँख में ड्रिल मशीन डाल दी, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, और उसके बाद उनको प्लास्टिक सर्जन से ज़िंदा भी कर दिया, जोड़ भी दिया, और ऐवान में भी लिया, और उनसे वोट भी नहीं लिए। फिर इनका अपना CM KP के जो है गंडापुर साहब, वो खुद गायब हो जाते हैं, खुद नमूदार हो जाते हैं। तो मैं किसकी बात मानूँ? ये तो जी सफ़ेद झूठ है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी देखिए ऑन अ लाइटर नोट, मैं तो हम मस्ती में ये बात मजाक में करता हूँ, अभी तो डिग्गी नहीं खुली थी तो इतने वोट पड़ गए। डिग्गी वाली बात तो आप पहले भी करते? हाँ, मैं करता रहा हूँ। ठीक है, मैं तो लाइटर नोट पे करता हूँ। वो कहते हैं डिग्गी में क्या है, तो मैं कहता हूँ डिग्गी में पुर्जे भी होते हैं, स्पेयर व्हील भी होता है, मिठाई भी होती है, बहुत कुछ होता है, केक भी होता है। बट एनीवेज, लेकिन कहना मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साहब, मैंने आपको उससे पहले बता दिया था कि हमें 64 वोट रिक्वायर्ड है, हमारे पास 66 वोट है बगैर डिग्गी के, ऑन अ लाइटर नोट। ये बाय फार होनी थी।
ठीक है। ये जो कंसेंसस बिल्ड किया, बिलावल साहब ने बहुत मेहनत की, भागे दौड़े, यंगस्टर हैं, उन्होंने मेहनत की, कंसेंसस पैदा किया, इज्जतें भी बचा ली लोगों की, अच्छी बात है ये, ठीक है। मौलाना साहब को जहाँ तक आप रोल प्ले करेंगे तो मौलाना साहब ने एक ज़बरदस्त काम किया, एक अच्छे पॉलिटिशियन। मैं उनके भाई से तो मेरी बहुत दोस्ती है, आपको पता है, 10-12 साल से मेरी उनकी दोस्ती है, कारा मुर्तज़ा भी दोस्ती है। उन्होंने जो उनके साथ हुआ था, यहूदी, काफिर, डीजल, अटरब, उन्होंने सबसे तारीफ कराई समेत इमरान खान साहब के, और किसी एक की भी तारीफ नहीं की। तो मैं तो दाद देता हूँ उनकी सियासत को, मैं तो उनका फ़ैन हो गया, सीखनी चाहिए सियासत। नहीं, लेकिन कासिम रोजो साहब ने जो कहा है इसको आप अब कैसे डिनाई कैसे करेंगे? तो मैं उनकी बात को एक्सेप्ट कैसे करूंगा भाई? अगर आप अंदर आ गए थे हाँ, तो आप फिर उस वक्त मीडिया में छुपा के मीडिया को बोल देते। हाँ, उस वक्त ही कहा, ठीक है। देखिए अख्तर बैगल साहब भी जो है, उनके साथ भी मेरा बड़ा इज्जत लिहाज का रिश्ता है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। वो उधर मौजूद थे, अख्तर बैगल साहब, ठीक है। और इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता, लेकिन बात यह कि आप ये करें काम कि पहले इधर से काम कर ले, फिर उधर जाके ज़मीर की आवाज़ सुन ले, या मिस्टर ज़मीर की आवाज़ सुन ले, या नोट की आवाज़ सुन ले, या वोट की आवाज़ सुन ले, और फिर जाके आप नया काम करें। मेरे ख्याल से ये भी नामुनासिब चीज़ है। आपको खड़ा होना चाहिए, आपने कहा कि मैंने वोट दिया है तो मैंने वोट दिया है। ये कैसे हो सकता है मीर साहब के कैमरे की आंख से सब गुजर के गए हैं, आपके कैमरे लगे हुए थे सारे, वहाँ तहम्मुल से सब बैठे हुए भी थे, ठीक है। जिस तरीके से आए, तस्वीरें खिंचाई, वन बाय वन करके बाहर गए, वन बाय वन करके अंदर आए, इतनी सब सिचुएशन के अंदर कहीं तो बोल सकते थे, ठीक है। किस तरह मालूम है जी। और अब्बास बप्पी साहब, आप भी मौजूद थे सेनेट में, और वाडा साहब भी मौजूद थे, और सेनेटर कासिम रोंजो साहब भी मौजूद थे। तो कासिम रोंजो साहब ने आज इस्तीफ़ा भी दे दिया, और प्रेस टॉक में ये भी कहा कि मैं 6-7 दिन तक मुझे अगवा किया गया, कहीं पर रखा गया था जहाँ मच्छर बहुत थे। तो फैसल वाडा साहब का कहना है उनको पहले बोलना चाहिए था, जब वो काउंटिंग हो रही थी, जब 26वीं तरमीम पर रायशुमारी हो रही थी, आप मौजूद थे। तो आपको क्या लगा कि रोंजो साहब और सेनेटर नसीमा एहसान शाह साहबा जो हैं वो प्रेशर में थे या अपनी मर्जी से आए थे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं और वाडा साहब पुराने कुलीग रह चुके हैं, हमारे असूल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ये बिल्कुल सच कहते हैं, और बिल्कुल जो एक्यूरेट ये बोल रहे होते हैं वैसी तकरीबन चीज़ें ना हो रही होती हैं। तो इन्होंने कहा था ना कि डिग्गी में हमने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, डिग्गी में पड़ा है, जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, ये बिल्कुल हकीकत में मबनी है। लेकिन एक चीज़ से मैं एग्री नहीं करता कि अगर कासिम रोंजो साहब ने पैसे लिए होते 50 करोड़ 60 करोड़, जो कि रेट सुनने में आ रहा था कि जी सेनेटर या एमएनए को 50 करोड़ दिया जा रहा है, तो वो कम से कम आज इस्तीफ़ा ना देते, फिर सेनेट की सीट रखनी चाहिए थी। तो जिसने इस्तीफ़ा दे दिया, यकीनन वो पैसे नहीं ले सकता। नंबर वन, जिस किस्म की सेहत उनकी है, जिस किस्म की मेडिकल कंडीशन में वो है, आपको पता है डायलिसिस का मरीज़ जो है ना, उसकी लाइफ स्पैन इतना लंबा नहीं होता, और अल्टीमेटली अगर वो जाके अपना ये डायलिसिस अपना ये नहीं चेंज करवाता, ट्रांसप्लांट नहीं कराता, तो 6 महीने साल के बाद अल्लाह माफ़ करे उसने मतलब दुनिया चले जाना है। वाई वुड ए पर्सन अलाए जिसकी 6 महीने साल बाद शायद अल्लाह करे उनकी लंबी ज़्यादती हो, अगर किसी ने फौत हो जाना, वो झूठ क्यों बोलेगा? एंड वेरी फ्रैंकली ये पहला इस्तीफ़ा है। इसके बाद नसीमा एहसान का इस्तीफ़ा भी आएगा। जब ये दोनों उस वक्त तशरीफ़ लेके आए, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काउंटिंग कर रहा था, वाडा साहब को पता है, मैंने खुद खड़े होकर एक एक शख्स की सीट पे जाके काउंटिंग की, ताकि चले कम अज़ कम कुछ वैलिडेट तो हो जाए। तो जब इनकी कुर्सी पे गया, तो मैं नसीमा एहसान की जब मैंने शक्ल देखी थी, लिटरली आई कुडंट सी इन आइज, मैं उसकी आंखों में आंख दे के बात नहीं कर सका। रोंजो साहब मर्द थे, ऑब्वियसली वो जी दलेरी के साथ बैठे थे, पहले पीछे बैठे थे, फिर आगे आके बैठ गए, मुस्कुराते रहे, बड़ी मुश्किल से चलते रहे, जब लॉबीज़ में जाना था जब भी चले गए। लेकिन उस बीबी की आंख में जो खौफ दर्द था ना, आई कुड नॉट सी इट, हत्ता कि मैं उसकी कुर्सी पे जाके काउंट करने गया था। एंड वेरी फ्रैंकली ये दो चीज़ें हैं, और जो डिग्गी वाली बात कर रहे हैं ये हकीकत है कि अगर उस दिन मौलाना साहब ना आते तो आज ये पहला इस्तीफ़ा, फिर नसीमा साहब, और उसके बाद 4 इस्तीफ़े और भी आने थे। मौलाना के 2 बंदे उस वक्त वो डिग्गी में थे, और हमारे 2 बंदे भी डिग्गी में थे। सो 4 ये और 2 बेंगल साहब के 6 बंदे रिजर्व में मौजूद थे कि अगर मौलाना नहीं आते तो मौलाना के 2 बंदे, 2 हमारे और 2 बेंगल साहब के 64 पूरे कर रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप कह रहे हैं आपके 2 बंदे भी डिग्गी में थे, लेकिन वो आए तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके भी 2 बंदे डिग्गी में थे? आपको कैसे पता है कि वो डिग्गी में थे? अच्छा, मैं डिग्गी का लफ्ज़ इज़ मोर ऑफ अ वेरी डिस्क्रेसिंग वर्ड फॉर एनी सेनेटर और एनी ह्यूमन बीइंग, वो तो मैं वाडा साहब की ज़बान इस्तेमाल कर गया। मैं जनरली वैसे कहता हूँ कि वो रिजर्व फोर्स में इस्तेमाल थे, एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर, एक्स्ट्रास के तौर के ऊपर बाहर बैठे थे। एंड वेरी फ्रैंकली ये दोनों लोग जिनका हम नाम ले रहे थे, उनसे 5 दिन पहले हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, और उन्होंने कहा था कि जी किसी न किसी मजबूरी की वजह से मैं वहाँ हूँ, और मैं उनके पास हूँ, और मैं उनके पास चला गया हूँ। फिर उनके फ़ोन्स बंद हो गया और उनसे रब्ता ख़त्म हो गया, लेकिन रब्ता मुनक़ता होने से पहले उन्होंने तकरीबन हमें इत्तला कर दी थी कि मेरे साथ ये
इशू है और मैं पकड़ा गया, एक की मतलब जब हमसे बात हो रही थी तो पीछे फ़ोन अचानक गिर गया, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ है, उसका मोबाइल पर बंद हो गया। और दूसरी जो हमारी खातून से जब हमारी बात हो रही थी उन्होंने कहा जी कि बस क्योंकि मेरा बेटा उनके पास है और मैं क्योंकि अब उनके साथ हूँ तो ये मामला शायद मुश्किल हो जाए, तो उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया। तो हमारे दो जो सेनेटर्स थे वो ऑब्वियसली रिजर्व फोर्स का हिस्सा थे। अगर मौलाना ना बताते, और मुझे ये शक है, और एक चीज़ और बता दूं, मुझे ये शक है कि मौलाना को कन्विंस करने के लिए बंदे सारे दिखाए गए थे। उनके दोनों बंदे, जिसमें सेनेटर शकूर और सेनेटर अहमद साहब थे मेरे ख्याल में, हमारे 2 लोग और 2 बेंगल की, ये 6 लोग उनको बता दिए कि मौलाना साहब या तो आप मान जाए, नहीं तो फिर ये 6 लोग तो मौजूद है, 58 + 6 is 64, 64 का जो मैजिक नंबर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आई थिंक ही रियलाइज है कि ये गेम किसी और तरफ जाने वाली है। अच्छा, अब फैसल वाडा साहब, ये तो एक पहलू हो गया, अब ये मैं अब थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा। देखिए मीर साहब, 2 चीज़ें, एक तो ये कि देखिए जो मौलाना साहब की इन्होंने बात की कि मौलाना साहब ने रियलाइज़ कर लिया, उनको बंदे दिखा दिए। जिस दिन मौलाना साहब ने वोट दिया उस दिन पीटीआई ने उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी सोशल मीडिया पे। नहीं, लेकिन नेशनल असेंबली में तो उनकी बहुत तारीफ नहीं, सुने ना सर, देखिए उसके बाद मैं अब आपको थोड़ा सा सीरियल समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कौम को समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने 18 अक्टूबर को कहा हम एहतजाज करेंगे मुल्क भीड़, पीटीआई ने अनाउंस किया। मक्खी का बच्चा बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि ये खुद अंदर बैठ जाते हैं। नंबर 2, गंडापुर जो है वो गायब हो गया, गंडापुर डिग्गी बैठ के भाग गया, फिर गंडापुर बाजियाब हो गया और गंडापुर साहब वापस सामने आ गया और उन्होंने तकरीर की। तो ये तो प्रेसिडेंट आपको नज़र आ रहा है, खुद ही गायब हो जाते, खुद ही अंदर चले जाते। नंबर 4 ये कि आपने अपोजिशन थी, आप इसके खिलाफ वोट देते, इसके खिलाफ आपने वोट नहीं दिया तरमीम के, आपने वॉकआउट किया ताकि आप सेफ पैसेज दे दें अंडरस्टैंडिंग के तहत। फिर आपने इस तरमीम को नहीं वोट किया, इसके क्लॉजेस को वोट किया। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं आपके शो पे भी हूँ और आधा हूँ और आधा अंदर भी हूँ? या तो मैं बाइकआउट कर रहा हूँ या मैं उसके अपोज कर रहा हूँ। असल में तो अपोजिशन का काम था, मैं वो कहता मैं इसको नहीं, चाहे 3 थे 36 थे 400 थे, वो कहते हम नहीं करेंगे तरमीम को, ठीक है। लेकिन इन्होंने बाइकआउट किया एज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग के तहत। फिर उमर अयूब साहब ने सारी फैसिलिटेशन, उमर अयूब साहब की तकरीर जब आप देख रहे थे, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ बता रही थी, आंखें कुछ बता रही थी, ज़बान कुछ बता रही थी, चेहरा कुछ बता रहा था, आपको सब कौम को सारा नज़र आ रहा था। फिर इनकी अंदर फाइट थी। फिर इन्होंने इमरान खान साहब को पता तक मिलने नहीं गए बकौल इनके। फिर ये इमरान खान साहब को मिलने गए, 3 की जब अंदर की जाती, इन्होंने कहा एक्सक्यूज़ बना के इमरान खान से मिलो, इन्हें कि हमें मिलने नहीं दे रहे, ये नहीं अंदर जाना चाहते थे। फिर 5 की, हमारे जैसे लोगों ने मशवरा दिया 5 के 5 भेज दो, 2 और चाहिए वो भी भेज दो, ठीक। फिर ये 5 गए। फिर इनके साथ जो हुआ वहाँ अंदर खान साहब ने जो इनकी सुथराई अच्छी तरह की, जिन लफ्जात थे, उसके बाद इनका आके भी रंग उड़ा हुआ था, सब भाग गए। फिर ये मौलाना के घर जा रहे थे, वो मौलाना के घर नहीं गए, केपी गो हाउस गए, तकरीर की, उन्होंने अनाउंस कर दिया पब्लिकली। अब आप आ जाए जिसका ओन साहब बात करें, ओन साहब की मौजूदगी में मैं बात कर रहा हूँ। ओन साहब की मौजूदगी में पीटीआई के वो सेनेटर्स आज भी सेनेट में मौजूद है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके कैमरों के अंदर बंद हैं वो आज भी अब दिखाना शुरू करें। वो सब सेनेटर बैठे हुए तनख्वाही भी ले रहे हैं, इमरान खान को बेच भी रहे हैं, इमरान खान का खा भी रहे हैं, उसके नाम को कैश भी कर रहे हैं, उसको जेल में भी छोड़ा हुआ है, कोई उसकी फिक्र नहीं जेल वेल की। वो चाहते हैं ये जेल में रहे, वो चाहते हैं इससे गलत काम करवाए सारे, उसको सजाएं हो जाए, अल्लाह करे कुछ और हो तो ये सारी जिंदगी साथ करें। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये सलीम और डॉक्टर जरका की बात करें, फैसल सलीम की, ये दोनों हमारे सेनेटर हैं पीटीआई के। फैसल सलीम से झगड़ा पीटीआई का कब शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ, ऑन इंडोर्स करेगा इस बात को। जब वो बन रहा था चेयरमैन कमेटी का सेनेट की इंटीरियर का, उस वक्त एक ग्रुप जो है उसने मिलकर उसको गिराने की कोशिश की, उसके हर तरीके से मुमकिन। इमरान खान साहब के पास चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, खैर बचा के इमरान खान साहब के अप्रूवल के तहत टाइमिंग की वजह से उसको नोटिफाई हो गया वो, और वो बच गया। उसको जरका जो है वो सपोर्ट करती थी। इसमें ग्रुपिंग है ना सेनेट के अंदर, मुझे नहीं पता इनके कितने सेनेटर हैं, लेकिन जितने भी उनमें से उनमें भी 3-3 4 ऑन के केस के अंदर ऑन अगर बात कर रहे हैं। अब अगर आप फैसल सलीम को और सेनेटर जरका साहिबा को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपको फैक्चुअल बात, पहले से ज्यादा मशकूक हो गया। नहीं मैं तो देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि चेयरमैन कमेटी के अंदर झगड़ा हुआ तो नहीं था, ये पब्लिकली आपकी वीडियोस में मौजूद है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे तो लेना देना मेरा किसी से कोई नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद आपने अपने और लोगों के नाम भी दिए कि ये भी मशकूक है, उधर चला गया, और उसके बाद आपने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने उनकी जान को खतरा भी कर दिया, आपने उनको गद्दार है। तो भाई अगर कल गंडापुर साहब कहते हैं ये गद्दार है वो गद्दार है, हम छोड़ेंगे नहीं, तो गंडापुर साहब के सामने भी इतना बड़ा शीशा ला के दिखा देना। अच्छा शीशा नहीं दिखाएंगे तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा, फिर आप लोग शोर करते हैं मैं क्यों दिखाता हूँ। जी और नवाज बफी साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
पहले तो ये क्लियर कर दूं सर, इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी का जब इशू आया था उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी थी जिसका मैं फिर मेंबर था, जिसमें शिबली फराज साहब भी थे, मोहसिन अजीज साहब भी थे, और उस इशू को बड़ा एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया था। कैसे किया था बब्बी साहब? एक मिनट सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, और बब्बी साहब एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिएगा, फिर आप आराम से बात कीजिएगा। मेरे भाई, आपको ये तो याद है ना कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए फैसल सलीम के अंदर जो इशू बना था, वो इशू स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेन कर दें, मैं आपकी बात को मान लूंगा। चलें अब उनको बात करें जी। मैं बता देता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उस वक्त जब वो इंटीरियर के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे तो उस वक्त पार्टी की तरफ से उनको गो हेड नहीं दिया गया था। ऑल्दो इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी पीटीआई के पास थी, लेकिन और जानी भी मोस्टली फैसल के पास थी, लेकिन समहाउ उस दिन शिबली फराज साहब अडियाला में गए थे और अचानक ही गवर्नमेंट ने इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुला ली। तो फैसल समहाउ थॉट कि जी मुझे ही प्रपोज किया जाएगा, तो जब तक वापस आए वो चेयरमैन बन गए, जिसके फिर कमेटी बनी जिसपे मैं भी था, और फिर हमने एमिकली रिजॉल्व किया था कि वो फिर कंटिन्यू करेगा। इस पर डॉक्टर जरका और किसी का और लेना देना नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रिज्यूम कर लेते हैं चले जी यहाँ तो ये इशू बन गया, फिर नेशनल असेंबली में क्या था? वहां भी तो फिर 4 लोग रिजर्व में थे। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने जो रिजर्व में जो रखे हुए थे, जो प्रिज्यूमेबली रखे हुए थे, वो इसलिए थे कि नून लीग के 3 अदद एमएनएस वो खसपस आ गए। एक का ताल्लुक कहीं मोस्ट प्रॉब्ली लोधरा से था, एक भावलनगर से था, और एक का ताल्लुक एबटाबाद से था। उनकी समहाउ तबीयत गरानी थी, या अल्लाह माफ करे कोई बहुत ज्यादा सीरियस थे, या कोई बहुत लेड बैक बिहेवियर था। इन्होंने उस हद तक हमारा प्लान किया था कि अगर वहां 224 का नंबर पूरा करना है और नून लीग के 3 और एक पीपल्स पार्टी का बंदा मिस हो गया जो कि 4 लोग थे, तो 4 लोग वहां भी रिजर्व में प्लान किए हुए थे, तो वहां तो कोई पार्टी का इशू नहीं था। सो अगर यहां पे 2 सेनेटर्स का किसी तौर पे कोई कंफ्यूजन पार्टी की लीडरशिप के था, तो वहां तो मौजूद नहीं था। एंड सुनने में ये 4 के अलावा और भी, मतलब इतना फूल प्रूफ प्लान कोई हो सकता है कि आपने मतलब 3-4 लोग रिजर्व में बिठा दिए और ये सारा का सारा में डाल दिए क्योंकि हमें फूट है, इसलिए फूट की वजह से वो लोग सोच रहे, ऐसा नहीं होता। और हामिद मीर साहब एक आखिरी चीज बता दूं, ये जो पैसे की बात है, यकीन करें 50 करोड़ 1 अरब किसी को 5 अरब भी दे देना, कोई बंदा इतना बेज़र्फ नहीं होता कि पैसे के लिए इस टाइम पे इस हालात में खान साहब के साथ गद्दारी कर सके। ये बहुत बड़ी कीमत है। सो दिस इज मोर देन दैट, ये कहानी बहुत बड़ी है। अच्छा, आप रोजू साहब की बात कर रहे हैं ना कि अगर ये फैसल बाड़ा साहब ने कहा जी वो अंदर आ गए, एक बुजुर्ग आदमी को किस हद तक लेके जाया जा सकता है कि वो किस हद तक खौफ में जाएगा? नहीं कुछ ख्याल एक सवाल ले लीजिएगा, लेकिन अकेले मेरे एक सवाल ले लीजिएगा कि ये क्या चाहते थे कि सीनियर मोस्ट को लगाएं, या आज भी ये चाहते हैं? ये क्या आप ये चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बने? सीनियर मोस्ट? अच्छा देखिए, सीनियर मोस्ट का लफ्ज तो इस्तेमाल हो सकता है कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन 26वीं तरमीम से पहले जिस हालत में था, हम चाहते हैं उसको उसी तरह चलाया जाए। इसको जिस तरीके से तोड़ मोड़, अब बात फॉर एग्जांपल, अब इन्होंने 3 नाम भेज दिए हमें। मंसूर, आई वेरी फ्रैंक एक बात बताऊं, मुझे कोई अच्छी तवक्कुआत भी नहीं है, क्योंकि यू नो दिस हैपेंस ऑल द टाइम। किसी की तरफ से कोई लगाया जाता है तो मतलब बाद में बादशाह साहब के उस वक्त जो है ना नवाज शरीफ ने लगाया था, अल्टीमेटली क्या होता है? आप इसलिए पूछ रहे हैं ना कि उन्होंने बायकॉट क्यों किया? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज इनके हिसाब से नाम नहीं लेते, सीनियर मोस्ट होना चाहिए, यही ये चाह रहे हैं ना। तो जब जनरल फैज को लाने की बारी आ रही थी, वो जूनियर मोस्ट था, तो उसको क्यों ला रहे थे? ओ ये अब आप जुडिशरी का और आईएसआई का नहीं, क्या मतलब सर, आपका एक ही स्टैंडर्ड होगा ना। उस वक्त आपको जूनियर लगाना था या सीनियर, आज आप अच्छा वाड़ा साहब मैं इसका जवाब दे देता हूं सर। चले जी बप्पी साहब इसका जवाब जी। वाड़ा साहब मैं जवाब दे देता हूं। जनाब अली, जुडिशरी में जो कानून है वो ये कहता है कि सीनियर मोस्ट आएगा। फौज के हवाले से कानून है कि पहले फॉर एग्जांपल अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात की जाए तो पहले 3 या 5 या कोई भी नाम, जो भी 4 स्टार जनरल उनके नाम आते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास एक। अब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि वो किसी को भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दे, ऐसी चीज कम से कम अदलिया में नहीं है। सो दिस ऑल वर्क्स लाइक इट। अगर अब आपने चॉइस दे दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो अल्टीमेटली जो शख्स सिर नगू कर देगा उसके सामने, उसी को चीफ जस्टिस लगा देंगे। उससे क्या होगा? इंसाफ होने में और फौज का जर्नल में बड़ा फर्क है। फौज एक पूरा एक निजाम है, उनका एक सिस्टम होगा। यहां पे तो जो अदालतों में जो लोग जिस तरह लगाए जाते हैं, जिस तरह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और चीफ जस्टिस भी अब पूरे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगा, तो अल्टीमेटली कल को होना क्या? एंड वेरी फ्रैंकली अब तो हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं रहेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया गया और उसका किसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जो कि एक पता नहीं जुडिशियल कमेटी बनाएगी या पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, तो वैसे भी चीफ जस्टिस के पास पावर्स रह क्या गई है? सो अल्टीमेटली अब हमें इससे कोई यही तो मैं पूछ रहा हूं, वैसे टूथलेस हो चुका है। चीफ जस्टिस कोई भी बने, हुकूमत को भी फर्क नहीं पड़ता, तहरीक इंसाफ को भी फर्क नहीं पड़ता। यही कह रहे हैं ना आप? अब 26वीं तरमीम के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि फिर हुकूमती ज़राए हमें सही बता रहे हैं ना कि मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके चीफ जस्टिस बनने से अब हुकूमत को भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं वाड़ा साहब, मैंने आपसे एक और भी बात पूछनी है, क्योंकि चले ठीक है, पाकिस्तान में तो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और हो सकता है
चीफ जस्टिस वही आए जिसको हुकूमत चाहती है, लेकिन जो इसकी जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं वो कैसी हैं? ज़रा आप देखें, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, एक बहुत बड़ी एक लीगल इंटरनेशनल बॉडी है, वो कह रही है जी दी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय द पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ अ ब्लो टू जुडिशल इंडिपेंडेंस, द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। गार्डियन एक बरतानिया का बहुत बड़ा अखबार, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरीज पावर आफ्टर एलिज्ड हैरासमेंट ऑफ एमपीज। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जुडिशल ओवरऑल स्क्वीक्स थ्रू आफ्टर हाई पॉलिटिकल ड्रामा इन पाकिस्तान। अरब न्यूज़ कह रहा है एक्सपर्ट्स से 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रेटन्स जुडिशरीज इंडिपेंडेंस एज गवर्नमेंट रिफ्यूट क्लेम। मैं इस तरह की बहुत सी आपको हेडलाइंस पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल मीडिया में टॉर्निश होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, इससे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? ये सवाल करेंगे फैसल वाडा साहब से वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। सेनेटर फैसल वाडा साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, जैसे भी मंजूर हुई, उस पर जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं, उससे पाकिस्तान के बारे में इमेज अच्छा तो नहीं जा रहा। देखिए मीर साहब, एक तो ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इसी तरह होती है। अच्छा, नंबर एक तो वो अपने घर को पहले देख ले, उसको पहले क्रिटिसाइज करे। दूसरा ये कि ये निज़ाम जो आज वापस रिवर्स हुआ है पार्लियामेंट के पास, ये निज़ाम डिक्टेटर्स का निज़ाम था जब उन्होंने लिया था, तो हम अपने वापस उसी फोल्ड पे आ गए जिस फोल्ड पे डेमोक्रेसी उस वक्त थी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, पाकिस्तान जब से बना है तब से ये रूल नहीं था, ये तो डिक्टेटर्स ने आके चेंज किया था अपने पास लेने के लिए, हमने वापस अपने पास ले लिया। और ये लॉ मेकिंग हमारा काम है। और दूसरी देखें अमीर साहब, जब तासुर ये होगा कि आप मुझे दीवार से लगा देंगे तो मैं आपको छत से ही लगाऊंगा ना। मैं तो इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, खुल के आदमी बात करे, खुल के सियासत करे। आज इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड इसकी बता रहा है कहानियाँ। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे ज़ाती मामला में तो नहीं बोल सकता। सबसे पहले वो वेस्टर्न वर्ल्ड बताया कि तुम कैसे अपॉइंट कर रहे हो फिर जुडिशरी, जैसे अब हम करना जा रहे हैं, वो भी तो वैसे ही करते हैं। और ये जो आज हम कर रहे हैं, ये पहले भी पाकिस्तान में दस्तूर चला रहा है। ये चेंज हुआ डिक्टेटर्स के टाइम में, तो डिक्टेटर्स की चीज़ को आप अच्छा कह लें या बुरा कह लें। अब आप कह रहे हैं कि हमने जो डिक्टेटर्स चीज़ वापस ले ली वो बुरी चीज़ होगी, कल आपको सूट करता था। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मीर साहब, किसी जगह पे तो खड़े हो ना, किसी जगह पे कोई तो खड़ा हो। हर वक्त रोना गाना, हर वक्त झूठी बातें करना, चिल्लाना मैं आपको आज आपके शो पे बता रहा हूँ, देखिए ये फिर मायूस होंगे मखसूस नशिस्तों के ऊपर, ये मायूस होंगे पीटीआई वाले। इनको रिजर्व सीटें नहीं मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। दूसरी कानून, ठीक है सर। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब आपको सॉफ्ट मैसेजिंग करते हुए नजर आएंगे अब, क्योंकि उनको समझ में आओगे यहाँ बहुत कुछ बिक चुका है, बिक भी चुका है, भगौड़े भी हो चुके हैं इसके अंदर। और ये पार्टी के अंदर चले ऑन पुराना है, लेकिन मेजॉरिटी तो पार्टी के अंदर शक्लें कोई नहीं जानता। इनको पता है कि जिंदगी में इन्होंने वापस कभी नहीं आता। और जहाँ तक ऑन साहब ने एक बात की कि 50 करोड़ और 1 अरब, ये वाहिद पार्टी है जिसमें 5 लाख में माल बिकने को तैयार है। तो 50 करोड़ 1 अरब में तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऑफर भी की होगी। अच्छा, ऑन साहब ये बताएं कि ये सारी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन आपने हमारे शो पे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये दावा किया था कि 30 अक्टूबर तक कम से कम पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप आज 22 अक्टूबर है, अभी तक अपने दावे पे कायम है? अभी तक कायम हो जी। उसमें सिर्फ ये हुआ कि ये जो 26वीं तरमीम है, ये इसकी वजह से थोड़ा सा ना वो एंड पे स्टैरिक लग गया। वो जैसे बाटे की चप्पल पे नीचे स्टैरिक लगा और ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, इस पे भी थोड़ा सा स्टैरिक लग गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 26वीं तरमीम के लिए जो हुकूमत वक्त है और जो ऑब्वियसली जो मेन फोर्सेज हैं वो इस हद तक चली जाएंगे उसको। अगर ये ना होता तो ये सिस्टम सारा का सारा, मैं आपको बताऊँ, वाडा साहब यहाँ बैठे, इन्होंने एक ट्वीट किया था, हमाम चेहरा या पता नहीं क्या इस तरह करके। दैट वॉज द ट्रू डिपिक्शन कि अगर उस दिन 26 तरमीम ना होती तो फिर मास्क, हमाम या पता नहीं वो क्या धुलाई, क्या ड्राई क्लीनिंग का नाम इस्तेमाल किया था, थिंग्स वर ऑल रोल्ड अप। कोई ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि ये 26वीं तरमीम ना हो जाएगी। और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, मैं तो चले प्रेडिक्ट कर रहा था आज से 1.5-2 महीने पहले। मीर साहब, आप परसों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? मैंने की थी 2 महीने पहले, 2 महीने 1.5 महीना पहले मैंने कहा था 21 अक्टूबर से पहले होगा, कहा था मैंने, हाँ, रिकॉर्ड कहा था। ये जरा ये आपके पास फैसल वाडा साहब का, आपके पास ये मैंने ये भी कहा था मौलाना साहब के पास इल्म नहीं है, ये इल्म नहीं है। देखिए मैंने ये भी कहा था, फैसल वाडा साहब स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि जनाब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। हाँ चले, ऑन अब्बास बपी साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं था
कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी, लेकिन वाडा साहब ने क्या कहा था ज़रा वो सुने। नंबर्स पूरे हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? देखिए मीर साहब, मेरे लिए अभी ये सब्जेक्ट इररेलेवेंट है। मेरी बर्थडे 21 अक्टूबर को, हम केक और पेस्ट्री खाएंगे सर, सब अच्छा पाकिस्तान में। जब मेरी नोट और वोट की बात होगी 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को मैं कह रहा हूँ मेरी बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा, मैं केक और पेस्ट्री खाऊंगा, तब तक सब अच्छा हो चुका होगा। तो ये तो आपकी बात सही होगी, लेकिन वाडा साहब आज आपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ एक बड़ी सख्त ट्वीट किया है। बज़ाहिर उसका ताल्लुक हमारे प्रोग्राम से भी बनता है, तो मैं उस डिटेल में जाऊं या ना जाऊं? जाए बिल्कुल जाए। ज़रा वो ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ जो उनकी ट्वीट है वो तो सब ने देख लिया, लेकिन वो जिस क्लिप की वजह से इन्होंने किया ज़रा वो सुन लें वो क्या है। आप ही की पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोग जिन्होंने इस तरमीम को बड़ा मिलिटेंटली सपोर्ट किया, वो कुछ और तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। कौन जीता? सिकंदर, बाप का बाप। बाप को कैसे भूल सकते हैं? बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। चले बिलावल साहब तो बाप जो BAP पार्टी को है, कह रहे हैं, लेकिन BAP फैसल वाडा साहब कौन से बाप के बाप का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर उनके बाप के ऊपर जो है वो अगर गुरेज करूं कमेंट करने के लिए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसरार नहीं करता लेकिन ये जो है पतली गली से निकल जाता हूँ। तो मैं तो पतली गली से निकल गया, लेकिन वाडा साहब आगे खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया और आपने आज एक ट्वीट खड़का दी ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ। देखिए मीर साहब, मैंने ना कभी भी माँ बहन बेटी माँ बाप की सियासत नहीं की है। मैंने यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा की सियासत से मेरा शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए खड़ा हुआ, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, और सारी पोलिटिकल पार्टी, मेरा ओपोनेंट भी अगर कोई है, मुखालिफ भी है, बदतरीन मुखालिफ भी, उसकी माँ बहन बेटी मेरे लिए माँ बहन बेटी। लेकिन आपने सवाल किया था, गंदम जवाब आया चना। आपने कहा, फैसल ऑर्डर ने कहा बाप का बाप कौन है, उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बाप पर। देखिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने भी उनसे पूछ लिया जी आपके इतने कौन सा बाप है, आपके कौन से बाप को मान लूँगी, आप हर बुरे वक्त में आप बाप बदल देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं जब मेरी साहब ऐसा काम नहीं करता, जब मैं लोगों की फैमिली के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए तो फिर डबल स्टैंड लूँगा, और मुझे देर नहीं लगेगी चौक पे खड़ा करके सियासत उतार के लेकिन आपको हाथ में दे दूँ और इतना टाइम इनाम दूँ ढकने का, मुझे नहीं देर लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अवॉइड किया आपकी बात? देखिए मीर साहब, बात पे कमेंट नहीं किया। मीर साहब देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपसे आप मुझे सवाल करें ऑन बबी का और मैं कहूँ मैं आपके बाप के बारे में बताऊँ, अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, तो आप नहीं मुझसे पूछेंगे कि आपके बाप का, मेरे बाप का क्या ताल्लुक है, मेरी माँ बहन बेटी का? हालांकि बाप के बाप की बात हो रही थी। बाप के बाद सवाल आपने कुछ और किया था, जो सही किया था, आपका काम था, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दी थी, मैं ओन करता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको मेरे बाप पे अटैच कर दिया, जुगतबाजी अपनी तरफ से कर दी। मुझे तो जुगतबाजी निकालना बड़ी तेजी से आता है। मेरे ख्याल है बात को खत्म ना करें। खत्म करे सर, मैंने तो की नहीं कभी ऐसी बात। सबको पता है कि बाप का बाप कौन है, सबको पता है, तो फिर उनको मेरे बाप पे नहीं आना चाहिए था ना। अच्छा, और नवाज भपी साहब, अब आप ये बताएं कि ये जो आपकी पार्टी के बहुत से जो लोग हैं उनके बारे में इंक्वायरियां शुरू हो गई हैं जी, उनको शो काज नोटिस दिया जाएगा, ज़्यादातर का ताल्लुक आपके साउथ पंजाब से है, इसकी क्या वजह है? और आप क्योंकि ज़िम्मेदार भी हैं साउथ पंजाब के, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वाई साउथ पंजाब। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसी एक वो नैरेटिव बन गया जी साउथ पंजाब से। जिन लोगों को आज रात शो कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं, जिन 11 लोगों को, उनमें से एक केपी से है और बाकी जो 10 लोग हैं अपना 2 केपी से हैं और बाकी 9 लोग पंजाब से हैं। और पंजाब से भी जिन लोगों को शो कॉज इशू वो सिर्फ 3 लोग हैं, बाकी 6 लोग जो हैं वो पंजाब के दूसरे हिस्सों से होंगे। सो ऐसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स नॉट जज देम। मैं उसकी वजह बताऊं सर, मुझे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं ये लोग किस परेशानी से, किस हालात में कैसे गए होंगे। अभी शो कॉज नोटिस आज रात को इन तमाम 11 लोगों को इशू हो जाएगा, 2 सेनेटर्स हैं, 9 MNAs को, और फिर जब उनके जवाब आने शुरू होंगे फिर पता चल जाएगा। सो सूबे की हियत की वजह से कोई जनूबी पंजाब से अपर पंजाब का इशू नहीं है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रेशर कि किस पे किस किस्म का प्रेशर था, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से। यकीन करें मीर साहब, एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई शख्स इन हालात में खान साहब का हालात छोड़ सकता है? ये मतलब आई कैन नॉट थिंक ऑफ वन थिंग। मेरा एक सवाल आपसे एक डायरेक्ट सवाल है। ऑन साहब नहीं, मुझे एक सवाल करें। ऑन भाई, एक बड़ा सवाल मेरा आपसे, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे भी पूछा है कि अगर ऑन अब्बास बप्पी जो है हर किस्म के प्रेशर के बावजूद 26वीं आईनी तरमीम की पेशी के दिन वो सेनेट में आ सकता है,
अगर अली जफ़र आ सकता है, अगर हामिद खान आ सकता है और कोई आपको किडनैप नहीं करता, तो बाकी क्यों नहीं आए? वो आपने ट्वीट भी किया था और मैंने अभी आपके प्रोड्यूसर से पूछा कि यार मीर साहब बड़े सवाल मुझसे फ़ोन पे या लाइव ही पूछ लें, मैं जवाब दे दूँ। मीर साहब 2 अक्टूबर से लेके जिस दिन 26वीं तरमीम मैं अपने घर से गायब था और पहले 1 हफ्ते के लिए मेरे बच्चे भी गायब थे और मैं भी केपी में ही था, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो सर। अच्छा। मैं जुमे रात को पहली दफ़ा जिस दिन सेनेट का सेशन था उस दिन अली जफ़र साहब की गाड़ी में पिछली सीट पर छुप के इसी सेनेट में और एक कमरे में बैठा रहा। अगले दिन फिर मैं पहले दिन शिबली फराज साहब के साथ आया, मैं रिकॉर्ड पे इसलिए कह रहा हूँ। अगले दिन मैं अली जफ़र साहब की गाड़ी में छुप के गया और फिर किसी कमरे में बैठा रहा, फिर वो एडजर्न हो गया। और थर्ड डे एक और दोस्त है जो कि सेनेटर है, मैं उसकी गाड़ी में जाके नीचे किसी एक कमरे में बैठा रहा जब तक मुझे अली जफ़र साहब ने फ़ोन नहीं करेगी फाइनली अब तरमीम आ गई है और तुम इस वक्त आ गए। उसके बाद मुझे पता था अब तरमीम जब पास हो जानी है वापसी के ऊपर कोई किसी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जो सारा रोला है वो तो तरमीम का था। हाँ, 27वीं तरमीम आ गया, हम फिर घरों से दौड़ जाएंगे और फिर वाडा साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम फिर सारे छुपे फिर रहे होंगे। सो दैट इज अ लॉट अबाउट इट। अच्छा, अब आपको इसका मतलब है पता चल चुका है कि 27वीं तरमीम भी आ रही है और बहुत जल्द आ रही है, और 27वीं तरमीम किस लिए आ रही है ये मैं अब फैसल वाडा साहब से पूछूंगा। और एक चीज मीर साहब, ब्रेक के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। सेनेटर फैसल वाडा साहब, 26वीं तरमीम तो मंजूर हो गई, 27वीं भी आ रही है। देखिए मीर साहब, मैंने ही 4-5 दिन पहले कहा था कि पहले इस मुल्क में तारीख पे तारीख होती थी, अब तरमीम तरक्की होती रहेगी। तरमीम तरक्की, ठीक है सर। एक इसका मतलब है 26, 27, 28, 29 जब जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। और अगली बार तो इनको छुपने की जरूरत नहीं बकौल इनके। अब तो इन्होंने भी मान लिया कि ये खुद डिग्गी में छुप जाते हैं, खुद इन्होंने 3 दिन का तो बता दिया मेरे भाई तो ने। ये आप देखें ना, इससे ये भी अंदाजा होता है कि प्रेशर कितना था। डिग्गी में ये बैठते, मैं तो यही कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल वाडा साहब एक सेनेटर, लेट्स क्लैरिफाई। मैं तो बस्ती में कर रहा हूँ। फैसल भाई एक छोटा मेहरबानी एक मिनट सर, सर एक सेकंड। मीर साहब एक दरखास्त करता हूँ, बड़ा साहब एक सेकंड, डिस्करेज करना दिस इज नॉट फेयर ना। आप बैठे बैठे किसी को बढ़ा दी, दिस इज नॉट फेयर। आप जल्दी से क्लैरिफाई करें। आई सेड कि मैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर के साथ गया, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ गया और मैंने उन्हें कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार या बाहर से वहां से हो गया तो रिस्पांसिबिलिटी आप पे। मुझे शिबली फराज अली जफर साहब ने क्लैरिटी से कहा था कि हमें गिनती नहीं करनी, तुम गिनती कर सकते हो, हमें शक है ये गिनती में डंडी मारेंगे। मैंने इतना बड़ा रिस्क ले वहां पे गया था। अब बैठे बैठे ये डिग्गी वाला लफ्ज, यार वाडा साहब एक बात सुने, आप किसी को 2 मिनट में कैसे डिस्कस कर सकते हैं? नहीं मजाक थोड़ा यार, और एयर जाके मतलब ये इज्जत है यार। आप कितने इज्जत से बात कर रहे हैं वाडा साहब, आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि प्रेशर कितना है। लाइटर थोड़ा। अच्छा सुनेदा, मुझे एक बात बताए, मेरा भाई है, बेईमान आदमी नहीं है, पैसे बिकने वाला आदमी। मेरे भाई ने भी 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान के खिलाफ, की थी, फिर भी सर वीडियो स्टेटमेंट दी थी और मैंने कहा था मैं जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और मैं जहां 14 दिन गुजार के आया था, वाडा साहब 14 घंटे नहीं गुजार सकते खिलाफ। लेकिन ये भी तो उससे पूछे ना, ऑन बास बप्पी से 14 दिन कहां पे रहा? जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ता हूं, 14 दिन, एक चीज बता लो, और 14 दिन गुजार के आप 14 घंटे नहीं गुजार सकते सर। मेरी बात अल्लाह करे किसी के साथ भी ना हो, अगर आप कह रहे हैं और किसी के साथ हुआ है नहीं हुआ, मुझे नहीं उसकी तीसरी वाडा साहब ये वक्त तब्दील पता नहीं लगता वैसे, आज की चीजें कल तब्दील हो जाएगी, कल फिर शायद इस तरह की स्टेटमेंट हमसे ना सुन लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अभी साहब, मैं पार्टी पे खड़े होने पर, समझाने पर इमरान खान साहब को यहां ना पहुंचने के लिए निकाला गया और निकालते वक्त इमरान खान साहब चांद पे थे, पार्टी आसमान पे थी, मैं बुरे वक्त में नहीं गया। और मेरी वालदा की डेथ हुई जब आपके ट्रोलों ने ट्रोलिंग की। अच्छा, आप पर्सनल बातें छोड़ दें, मेरा दोस्त है, भाई है, मैं भी तो दिल की बात करूंगा। आपके ऊपर जब बात आई तो आपने 9 मई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान के खिलाफ कर दी। आपने आज का मेरे साथ 14 दिन बहुत बुरे गुजरे, उसके बाद फिर आप इस पार्टी पे भी बैठे रहे, इस कुर्सी पे भी बैठे रहे। तो मैं तो ऑन साहब देखे, मैं क्लैरिटी से बात करता हूं, प्रिंसिपली आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी या आपको आज सीट पे नहीं बैठना चाहिए था? मैं काश पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन 2 चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात, मेरी जो वीडियो स्टेटमेंट थी, जिन लोगों ने जो अटैच करके वो रिकॉर्ड की थी, अगर आपको याद हो, मैंने सिर्फ कहा था मैं जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं। एक तो चला ली, नंबर 1। दूसरा, काश मेरी पार्टी ने इस पर इतना एहसान किया होता कि मैं नेशनल असेंबली से फारिग होता, मैं सेनेटर आता, इतने तो एहसान मुझ पर भी अगर किए होते तो मैं भी कम से कम आज इमरान खान के साथ कम से कम इस तरह की स्टेटमेंट ना देता। एंड वेरी फ्रैंकली, ये जो आप पर्सनल हो जाते हैं, दिस इज समथिंग वेयर यू लूज द ग्रेस एट ऑल। इंसान को थोड़ा सा पर्सनल होते
होते हैं, ये तो सोचना चाहिए कि मैं किस हद तक जा रहा नहीं, हूँ। नहीं, आपको बबी साहब, अंदाजा है कि मेरी जिन रिक्वेस्ट लोगों सुनिए यहाँ पे सर। उठाया जाता है उनके साथ मेरी होता साहब, क्या मेरी रिक्वेस्ट है? Have you सुनिए ever सर। thought about it? सर, आपने आपको अंदाजा है सर, फैसल आपने साहब कि मेरी वो वहाँ पे बात होता देखिए, क्या होगा? बबी साहब, कासिम रोजो की बबी जरा आप साहब, शक्ल बबी देख साहब, लीजिए। मेरी बात नहीं सर। यार फैसल भाई बात तो सर सुने। तो सुने ना कासिम मेरी बात, रोजो की आपने शक्ल तो सुधार उठा भी के की, देख सुन लें। भी ली मैंने, तमाम से सुन रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। जी जी बताइए। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आपकी वालदा बीमार थी, मेरे लिए मेरी माँ की जगह है। मैंने उस वक्त भी ये स्टेटमेंट दी थी, मैंने आज भी स्टेटमेंट दी थी। इमरान खान साहब ने मुझ पे जो चीज़ें मुझे सिखाई और जो मेरे लिए किया, मैं ये नहीं कह सकता उनके स्टैचर के ऊपर कि मैंने उससे ज़्यादा उनके लिए किया, लेकिन मैंने उनको इस जहन्नुम, इस गंदगी, इस तकलीफ से बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, और उसमें मैं निकाला गया जब वो पीक पे थे। तो मुझे तो कोई दर्श ना दे अच्छा, कि मैं इमरान खान साहब का कितना लॉयल था और डिसलॉयल था। और मैं किसी भी वजह से, मेरी कनपट्टी में किसी ने बंदूक भी रखी थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस नहीं आया, ना कभी वापस आऊंगा इस पार्टी के अंदर। मेरा सिर्फ इनसे सिर्फ एक सवाल है कि ऑन बब्बी साहब, आपकी वालदा तकलीफ से गुजरी, मेरी माँ की जगह मुझे बहुत तकलीफ है। मेरी माँ की डेथ हो गई, आपके लोग ट्रोलिंग कर रहे थे, आपने एक चले स्टेटमेंट ये बहुत आपने गिरे दिखा देना था। मैं इसकी मजम्मत करता हूं जो ट्रोलिंग आपकी हुई, लेकिन एक अर्ज करूं, एक फर्क वाड़ा है। साहब, एक अर्ज आप करूं। 14 दिन तक ऑन एक अर्ज कर बप्पी की देता हूं। तरह कहीं किसी सेल में नहीं रहे। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए मीर साहब, आपको याद होगा एक चाइनीज कॉपी है हमारे पास कराची में, इमरान खान साहब की 3rd क्लास। उसने कहा था हमें गोली मार देंगे, मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको उसी दिन क्या कहा था, वो करेगा। ठीक है, देखिए आप या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें किसी भी रीजन से, या आप मर जाएं। मैं निकाला गया था, मैं निकला नहीं, मैं कोई डील करके नहीं गया। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया है। आई विश के जितनी तकलीफों से इस वक्त पीटीआई के सेनेटर्स या ये 9 एमएनए गुजरे ना, उसका कोई एक अशरे अशीर भी इस तकलीफ से आप गुजरे होते ना। चलें, आप दोनों का बहुत बहुत सो कूल के वहां बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि अब 26वीं के बाद एक 27वीं तरमीम भी आ रही है, और वो जब 27वीं तरमीम आएगी तो फिर मीडिया में और हमारी सियासत में एक नया तमाशा लगेगा। और इस 26वीं तरमीम के बाद कुछ लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं, कुछ लोग यौम निजात मना रहे हैं, और 27वीं के बाद पता नहीं कौन सा यौम मनाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ये यौम तशक्कुर और यौम निजात का जो एक नया सर्कल शुरू हो गया, इससे बचाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।